नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है सुमंत और हम लोग पढ़ रहे हैं ओशियनोग्राफी। ये पूरी क्लास ज्योग्राफी की आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए है। ये 21वां लेक्चर है। आपके लिए हमने 20 लेक्चर पहले ज्योग्राफी के पब्लिश कर दिए हैं। सबका जो लिंक है एक प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेक्चर का पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? पीडीएफ मिलेगा आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर। टेलीग्राम ओपन कीजिएगा, वहाँ पर प्रेप आईएएस सर्च कीजिएगा, पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है? कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप एक डॉक में पूछ सकते हैं। डॉक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। संडे को हम लोग लाइव क्लास लेंगे और वहाँ पर आपके सारे कन्फ्यूजन को हम लोग एड्रेस करेंगे। ये जो पूरा हमारा क्रैश कोर्स है ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पर ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी सभी कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। सीसडी क्लास आपको मिल रही है लगातार, आप उसको भी देखते आइए। तो हम लोगों ने अभी तक जो ओशियन का रिलीफ है उसको पढ़ लिया है, मतलब ओशियन के भीतर कौन कौन से लैंडफॉर्म हमें मिलते हैं। जैसे कि ओशियन के नीचे प्लेन तो होता ही है, सी माउंट होता है, वोल्केनिक आइलैंड होता है, मिड ओशियनिक रिज होता है। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ओशियनिक प्लेट है उसके बीच में आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलेगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप मिलेगा, कॉन्टिनेंटल राइज मिलेगा। उसके बाद आपके ट्रेंच वगैरह आता है। फिर हमने लास्ट क्लास में वेव्स के बारे में पढ़ा। वेव्स क्या होता है, करंट क्या होता है, अपवेलिंग क्या होती है, डाउनवेलिंग क्या होता है, ये हमने सब समझा। अपवेलिंग कहाँ पर होता है, क्या फ़ायदा होता है अपवेलिंग का, न्यूट्रिएंट, जो फिशिंग इंडस्ट्री है सबके बारे में पढ़ा। हम लोग आज पढ़ेंगे जो ओशियन में टेम्परेचर का वेरिएशन है उसके बारे में। ओशियन में जो सैलिनेशन का वेरिएशन है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो कैसे वेरी करता है। हम लोग समुद्र में जो सतह है उससे नीचे गहराई में जाते हैं तो कैसे वेरी करता है। सब बातों को हम लोग बारे बारे से दिखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। ओशियन का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा उसके सतह पर होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि पृथ्वी पर एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या है? सूर्य। जो इंसुलेशन है वो, जो सूर्य की रोशनी है कहाँ पड़ती है? ओशियन की सतह पर पड़ती है। सतह सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ओशियन के हीटिंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो सूर्य का होता है, इंसुलेशन का होता है। हमने पहले बताया था आपको कि ओशन का जो करंट होता है वो हीट को रिडिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। हीट सरप्लस रीजन से हीट को वो हीट डिफिसिट रीजन में, मतलब पोल की तरफ वो ले जाएगा। ठीक है। अगली बात, जो ओशियन का एवरेज टेम्परेचर है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस है, मगर सरफेस कहीं ज़्यादा गर्म है। ओशियन के सरफेस का एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है और 27 डिग्री के बाद 27 डिग्री के ऊपर साइक्लोन बनने की संभावना होती है। आपको मैंने पढ़ाया था कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है इसके बनने की कंडीशन क्या क्या होती हैं। समुद्र के सरफेस का तापमान 27 डिग्री से ऊपर हो, लो प्रेशर वाला एरिया हो, अपर एयर डाइवर्जेंस हो, कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस हो, है ना। तो ये सारी जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो चक्रवात बनेगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा। ठीक है। आपने देखा कि जो हमारा ओशियन है गर्म होता है सूर्य के प्रकाश से, इंसुलेशन से। अगर मैं पूछूं आपसे कि ओशियन में किस जगह पर सबसे ज़्यादा पानी गर्म होता है, इक्वेटर पर होता है कि ज़रा सा ऊपर होता है कि और ऊपर पोल पे, कहाँ पर होता है? अधिकांश लोग बोलेंगे कि आपका जो इक्वेटर होता है वहाँ पर होगा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, क्योंकि विषुवत रेखा है वो। मगर नहीं, ऐसा नहीं है। इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा गर्म नहीं होता। क्यों सर, क्यों नहीं होता, क्या कारण है? देखो, इक्वेटर पर गर्मी पड़ती तो है मगर वहाँ पर जो एवोपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, वो ऊपर जा कर के बादल बनाता है। ये जो बादल है सूर्य की रोशनी को नीचे आने से रोकता है। पानी जब बरसता है तो नीचे पानी ठंडा करता है। ठीक है ना। एक तो जो रोशनी उसको आने से रोक रहा है, दूसरी बात जो बरसात का पानी है नीचे जा कर के पानी ठंडा कर रहा है।
तो थोड़ा सा हट करके, थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है हमारे ओशियन में। इक्वेटर पर नहीं मिलता, ट्रॉपिक्स पे मिलता है। समझ गए बात? अब देखिए, हम देखते हैं सबसे पहली बात लैटिट्यूडनल वेरिएशन। पृथ्वी पर जब लैटिट्यूड वेरी करेगा तो तापमान कैसे वेरी करेगा? आपको पता है ना कि जो लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड है। क्या है? जो लेटा हुआ है, यूं 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 वाला, ठीक है ना? तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे आपके समुद्र का तापमान घटेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पोल की तरफ जाने पे सूर्य का जो इंसोलेशन है वो घटेगा। जब सूर्य से ऊष्मा ही नहीं आ रही है तो तापमान वहाँ पर बढ़ेगा कैसे? हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर मिलेगा? ट्रॉपिक्स पर मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है इक्वेटर पर। क्लाउड का अल्बेडो काफ़ी ज़्यादा होता है, पता है ना आपको? अल्बेडो क्या होता है? अल्बेडो रेशियो होता है कि कितना आया और कितना लौटा। इनकमिंग जो इंसुलेशन है वो और आउटगोइंग इंसुलेशन है वो, दोनों का रेशियो होता है। ठीक है। अगला, जो हमारा हेमिस्फेयर है उसको वेरी करने से क्या होगा? मतलब कि ज़्यादा तापमान साउदर्न हेमिस्फेयर में मिलेगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाले में मिलेगा? खुद सोच के देखिए आप। जिस तरफ लैंड ज़्यादा रहेगा, जैसे कि ये आपका विषुवत रेखा है, ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड। देखो तो ज़रा ज़मीन किस तरफ ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा है कि नीचे ज़्यादा है? ऑब्वियस दिख रहा है कि हमको ज़मीन ऊपर की ओर ज़्यादा है। मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है साउदर्न हेमिस्फेयर के मुकाबले। ज़मीन जल्दी गर्म होता है, आसपास के माहौल को, आसपास का जो ओशियन है उसको ज़्यादा गर्म करता है। इसी कारण से जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो ज़्यादा गर्म है साउदर्न हेमिस्फेयर के मुकाबले। अगला सवाल हमें पूछना है कि क्या इनक्लोज्ड एरिया का तापमान ज़्यादा होता है कि ओपन समुद्र का? मतलब कि अगर कोई वाटर बॉडी क्लोज्ड है, क्या उसका तापमान ज़्यादा होगा या खुले खुले वाटर बॉडी का तापमान ज़्यादा होगा? आप खुद सोचिए। अगर वो वाटर बॉडी इक्वेटर पर है, समझिए, अगर वो वाटर बॉडी इक्वेटर के नज़दीक है तो वहाँ तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगा। जो क्लोज्ड वाटर बॉडी है ज़्यादा गर्म होगा। अगर वो ओपन ओशियन से मिलता है, अगर मिक्सिंग होता है तो कुछ ठंडा हो सकता है, मगर अगर क्लोज्ड है तो तापमान ज़्यादा होगा। मतलब कि ट्रॉपिक्स पर क्लोज्ड का तापमान ज़्यादा होगा। पोल की तरफ जाएंगे तो क्लोज्ड का तापमान कम होगा। समझ गए बात? यही बातें लिखी गई हैं। ट्रॉपिक्स पर ये ज़्यादा गर्म होता है ओपन ओशियन के मुकाबले, क्लोज्ड वाला, मगर ऊपर में उल्टा होता है। टेम्परेट रीजन में जो छोटे क्लोज्ड एरिया होते हैं ज़्यादा ठंडे होते हैं ओपन एरिया के मुकाबले। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर वाटर की मिक्सिंग नहीं हो पा रही है, वो क्लोज्ड है। तो गर्म वाला गर्म रह जाएगा और ठंडा वाला ठंडा रह जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म वाला गर्म रह जाएगा और जो ठंडा वाला है जो ठंडा रह जाएगा। क्लियर बात है? एकदम क्लियर? ठीक है, आगे की ओर आइए। अगला है ओशियन करंट। सिंपल सी बात है, ओशियन करंट जो वार्म वाला है वो वार्मिंग इम्पैक्ट पैदा करेगा। वार्म ओशियन करंट गर्मी ही लाएगा और कोल्ड ओशियन करंट कूलिंग इफेक्ट पैदा करेगा। तो समुद्र के जिस भाग में कोल्ड करंट मिलता है वहाँ पर हमको ठंडा पानी मिलेगा। जिस भाग में गर्म करंट मिलता है उस भाग में पानी गर्म मिलेगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पर सोमाली करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, मतलब कि नॉर्दर्न इंडियन ओशियन करंट, ये वाला पार्ट पूरा गरम गरम सारा कुछ है। सारा जो आपका करंट है वो सारे हॉट करंट हैं। अब आ जाओ अपवेलिंग और डाउनवेलिंग। जहाँ पर अपवेलिंग होगी वहाँ पर नीचे से ठंडा पानी ऊपर की ओर उठेगा। क्या होगा? जहाँ पर अपवेलिंग होती है नीचे से ठंडा पानी ऊपर की ओर उठता है, नीचे
कोल्ड वाटर होता है, ये कोल्ड वाटर ऊपर की ओर उठता है, सतह के पानी को ये ठंडा करता है। क्या करता है? सतह के पानी को ये और ठंडा करता है। कब? जब अपवेलिंग होती है, ये कूलिंग लेकर के आता है। सर कहाँ पर कूलिंग लेकर आता है? सतह पर। सतह पर कूलिंग लेकर के आता है। सर जब डाउनवेलिंग होगा तो क्या होगा? अगर डाउनवेलिंग होती है तो जो ऊपर का वाटर बॉडी, जिससे कि जो ऊपर का पानी है वो नीचे की ओर जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा? ध्यान से सुनिए, वहाँ पर जब सतह का पानी नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ पर गर्म पानी आकर के इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर का पानी तो नीचे घुस गया ना, तो बगल से जो गर्म का पानी है वो आकर के वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से तापमान यहाँ पर बढ़ जाएगा, हीट वहाँ पर बढ़ जाएगा। तो आपने क्या सीखा? जब डाउनवेलिंग होती है तो तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। जब अपवेलिंग होती है तो टेम्परेचर घटता है। कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो पीछे कर लीजिए, उसको दोबारा देखिए। इस क्लास का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप कोई भी चीज़ दोबारा तिबारा जितना बार आपको समझ में ना आए देख सकते हैं। ऐसे तो बताते तो ऐसा है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतनी आसान भाषा में, मगर तब भी अगर कोई दिक्कत होती है तो वीडियो तुरंत पीछे कीजिएगा और दोबारा समझिएगा। अब देखते हैं डायurnal रेंज टेम्परेचर क्या होता है। इसका रेंज का मतलब ये होता है कि तापमान कितना वैरी करता है। अगर मैं कहूँ कि आपके यहाँ जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में अंतर कितना है, अगर आप इक्वेटर पर रहते होंगे तो आपका मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में कुछ खास अंतर नहीं मिलेगा, 1-2 डिग्री का ही अंतर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, दोपहर में तापमान चला गया 27 डिग्री, रात में तापमान रहा 26 डिग्री, कोई अंतर पड़ा क्या? 1 डिग्री का अंतर है, समझ गए? अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर दिन बहुत ही गर्म और रात बहुत ही ठंडी होती है तो वहाँ पर रेंज ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि मरुस्थल में, डिज़र्ट में दिन का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, 30-35 डिग्री मान लो, ठीक है ना, और रात होते ही तापमान बहुत कम हो जाता है। तो जो रेंज है, जो डिफरेंस है दोनों तापमान में, तो बहुत अंतर पड़ गया ना। तो हम कहते हैं कि उसका जो डायurnal रेंज है वो ज़्यादा है। समझ गए बात? अब ध्यान सुनिएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ डे एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ नाइट टाइम, इसको हम कहते हैं डायurnal रेंज। दिन में तापमान मैक्सिमम होगा सूर्य की रोशनी के कारण और रात में तापमान मिनिमम हो जाएगा। जो ट्रॉपिकल वाटर होता है इसका डायurnal रेंज ज़्यादा होता है इक्वेटोरियल वाटर के अपेक्षा। इक्वेटोरियल वाटर पर अभी मैं बताया ना कि तापमान ज़्यादा वेरी नहीं करता, दिन में 27 रात में 26। उसके ज़रा सा ऊपर जाएंगे, ज़रा सा नीचे जाएंगे तो आपको टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा दिखाई देगा। दिन में तापमान बहुत ज़्यादा, रात में तापमान ज़्यादा घट जाता है। इसी कारण से जो डिफरेंस होता है मैक्सिमम और मिनिमम का वो ज़्यादा होता है ट्रॉपिक में। क्या होता है? ट्रॉपिक में जो अंतर है, ट्रॉपिक्स में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है। और इक्वेटर पर क्या होता है? इक्वेटर पर टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है। समझ गए? इसी कारण से डायurnal रेंज कम होता है इक्वेटर पे। सिंपल सी बात है, ठीक है? हाँ, अब क्यों होता है सर? क्योंकि हीटिंग और कूलिंग जो है वाटर का वो ज़्यादा तेज़ी से होता है क्लियर स्काई में। इक्वेटर पर क्या समस्या था? इक्वेटर पर बादल लगा था, बारिश हो रही थी, मगर ज़रा सा हट के इस स्थान पर आसमान साफ है, बादल नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर हीटिंग और कूलिंग ज़्यादा तेज़ी से होगा।
ज़्यादा तेजी से होगा। समझ गए? इसी कारण से वहाँ का रेंज ज़्यादा है। अब आ जाओ एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। एनुअल रेंज का मतलब ये है कि साल के किस मौसम में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और किस मौसम में टेम्परेचर सबसे कम होता है, और उसका अंतर निकाल लो। जैसे कि भारत में जो गर्मी का दिन है उसमें तापमान निकाल लो, और ठंड के दिनों में जो तापमान है वो निकाल लो, और दोनों का अंतर देख लो। मान लो कि ठंड के दिनों में हमारे यहाँ तापमान चला गया 4 डिग्री और गर्मी में तापमान चला गया 35 डिग्री, तो कितने का अंतर है? 35 माइनस 4, 31 डिग्री का अंतर है। वही आपका रेंज हो गया कि इतने रेंज में वैरी करता है, 31 डिग्री ऊपर नीचे होता रहता है। समझ के बात? तो समुद्र के तापमान की खास बात यह है कि समुद्र का साइज, ओशियन साइज जितना बड़ा, ठीक है ना, उतना बढ़िया मिक्सिंग वाटर होता है। ठीक है ना, मिक्सिंग ऑफ वाटर ज़्यादा बढ़िया होता है। और क्या होता है, इस कारण से जो तापमान का रेंज है वो कम होता है। टेम्परेचर का जो रेंज होता है कम होता है, मतलब कि तापमान न ज़्यादा जाएगा न उतना कम जाएगा, तापमान ठीक ठाक रहेगा। समझ गए? अगर ओशियन का साइज छोटा रहेगा तो सर, अगर ओशियन का साइज स्मॉल रहेगा तो जो डिफरेंस है, टेम्परेचर रेंज है, वो ज़्यादा होगा। टेम्परेचर रेंज ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं आपको चुपके से सवाल पूछूं कि ये बताओ, जो अटलांटिक है वहाँ का टेम्परेचर रेंज ज़्यादा होगा कि प्रशांत महासागर का टेम्परेचर रेंज ज़्यादा होगा? ज़रा बताना कमेंट सेक्शन में क्या आंसर है इसका। कौन से ओशियन का टेम्परेचर रेंज ज़्यादा होगा? मतलब कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रशांत महासागर का, पैसिफिक ओशियन का, या अटलांटिक ओशियन का? ज़रा बताइएगा मुझे। ठीक है, सवाल पूछा 2007 में यूपीएससी ने, ध्यान सुनिएगा और जवाब दीजिएगा इसका। एनुअल रेंज ऑफ तापमान इज ग्रेटर इन प्रशांत महासागर दैन इन अटलांटिक ओशियन। प्रशांत महासागर ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए वहाँ पर एनुअल रेंज ज़्यादा होगा। क्या? नहीं, कम न होगा जी। टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो कम होगा। तो आपका पहला सन्नाटा हो गया। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। सही बात है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़मीन ज़्यादा है, तो गर्म होता है तो खूब गर्म होता है, ठंडा होता है तो खूब ठंडा होता है, और उसी का प्रभाव डाल देता है उसके अगल बगल के जो महासागर हैं उन पर। इसी कारण से जो एनुअल रेंज होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का वो ज़्यादा होता है। तो आपका पहला गलत, दूसरा सही। क्या आंसर हो गया जी? B2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल पूछा था यूपीएससी ने 2007 में। क्लियर बात? चलिए, अब अभी तक हमने जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लिया है कि अगर हम जो हमारा ओशियन है उसके सतह पर इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो तापमान में किस तरह से परिवर्तन होगा। अब हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, मतलब कि समुद्र की सतह से अगर हम गहराई में जाएंगे तो हमको कितना टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमको मिलता है सतह पर, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया। जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो तापमान शुरू में तो बहुत कम घटेगा। शुरू में तापमान मतलब कि 500 मीटर तक के तापमान बहुत कम घटेगा। 500 मीटर के बाद गजब घटता है, बहुत ही तेज़ गति से तापमान घटता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 22 डिग्री के करीब से 22 डिग्री से घट करके कहाँ तक आ गया जी? सीधे 6 या 7 डिग्री तक आ गया है। 6 या 7 डिग्री तक तापमान यहाँ पर आ गया है, देख रहे हो ना। 22 से सीधे 6 पर आ गया है, और 6 से कहाँ तक गया है?
ये कहाँ तक आएगा ये वाला, 3 4 आएगा और क्या है, यहाँ पर 3 आएगा। मतलब कि 6 डिग्री से 3 डिग्री तक आने में उसको इतना दूरी तय करना, इतना गहराई तक जाना पड़ा। समझ गए? तो ये जो एरिया है यहाँ पर तापमान ज़्यादा तेज़ी से वेरी किया, इसको हम लोग थर्मोक्लाइन कहते हैं। ये जो एरिया है जहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा वेरी किया है उसको हम लोग थर्मोक्लाइन कहते हैं। देखो ओशियन का जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें पहला लेयर ओशियन में जो पहला लेयर होता है वो 500 मीटर तक का होता है, तापमान 20 से 25 डिग्री तक होता है। जो दूसरा लेयर होता है उसको हम लोग थर्मोक्लाइन कहते हैं, ये 500 से 1000 मीटर तक होता है। यहाँ पर तापमान गजब ही गिरता है, गजब, ठीक है ना, बहुत ही तेज़ी से गिरता है। और जो थर्ड लेयर होता है वो थर्मोक्लाइन के नीचे आता है, उल्टा हाँ गजब भी गजब तरीके से लिखे है। जो थर्ड लेयर है ना ये कोल्ड लेयर है, ये 1000 मीटर के नीचे पाया जाता है जहाँ पर तापमान बहुत ही धीरे धीरे वैरी करता है। तो ये होता है हमारे तापमान का डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब समस्या ये है कि जो हमारा ये बीच का लेयर है, मतलब कि जो 3 लेयर का सिस्टम है ना, 3 लेयर का सिस्टम ट्रॉपिक में तो परमानेंट है मगर टेम्परेट रीजन में केवल गर्मी में ही आता है। मतलब कि पहला लेयर गर्मी में ही डेवलप होता है टेम्परेट रीजन में, और ट्रॉपिक में ये परमानेंट होता है, वहाँ पर 3 लेयर हमेशा होते ही होते हैं। क्लियर बात है? आगे आ जाओ। तो हमने जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो देख लिया। अब हम आते हैं सैलिनिटी का, जो लवणता है, लवण, सॉल्ट, इसका कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, इक्वेटर पर कि पोल पर। हम लोग देखेंगे लैटिट्यूड वेरी करने पर भी, हम लोग देखेंगे गहराई वेरी करने पर भी। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। देखो ध्यान से ये जो मैप है वो देखिएगा, ये आपका जो सैलिनिटी है वो दिखाता है। सैलिनिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ सॉल्ट फाउंड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1 किलोग्राम पानी लीजिए, उसमें कितना आपको सॉल्ट मिला है, ये उसकी सैलिनिटी होती है। ओशियन के वाटर में जो भी सॉल्ट होता है, सॉल्ट में 78% NaCl होता है, देश का नमक। MgCl2 11% होता है, MgSO4 3.5% होता है, और CaSO4 ये 2.5% होता है। CaSO4 मतलब होता है कैल्शियम का 2+ है और SO4 का 2- है। सेम यहाँ पर मैग्नीशियम 2+ में है और SO4 2- में है। मैग्नीशियम 2+, Cl- एक ही माइनस है, ठीक ना, Na+ और Cl-। ये मैं बता रहा हूँ आयनाइजेशन क्या होता है। जिन्होंने क्लास 11-12 में साइंस ले रखी है, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, खुद से एग्ज़ाम पास किया है, उनको भी तक चीज़ें याद होंगी। अब ध्यान सुनना, समुद्र में सबसे ज़्यादा NaCl ही क्यों मिलता है? समुद्र में सबसे ज़्यादा NaCl ही क्यों मिलता है? क्योंकि NaCl का रिसाइडुअल टाइम बहुत ही ज़्यादा है। ओशियन के पानी में ये ज़्यादा देर तक रहता है, इसी कारण से ये बाहर नहीं निकल पाता ओशियन से, और उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ते जाता है और अभी 78% हो गया है। जिस तरह से हमने पढ़ा था हीट बजट, वैसे ही एक सॉल्ट बजट भी होता है। क्या होता है? एक सॉल्ट बजट होता है। इनका कहना ये है कि जो हमारा वाटर बॉडी है उसमें सॉल्ट का कंटेंट सेम है, ठीक है ना, सॉल्ट उसमें उतना ही है। फर्क पड़ता है कि आप कितना फ्रेश वाटर उसमें ऐड कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ एडिशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है ना, कंपेयर टू सॉल्ट कंटेंट, इट डिसाइड्स द एब्सोल्यूट सैलिनिटी ऑफ ओशियन। जहाँ पर फ्रेश वाटर का एडिशन ज़्यादा होगा
वहाँ पर सैलिनिटी कम होगी। जहाँ पर फ्रेश वाटर कम जुड़ रहा होगा, कम गिर रहा होगा अगर पानी में, वहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है। इसको हम कहते हैं सॉल्ट बजट। अब बात ये है कि हमारे ओशियन के पानी में ये नमक आता कहाँ से है? ओशियन के पानी में इतना सारा नमक कहाँ से आता है? सेडिमेंट कैरिड बाय द रिवर। जो आपको पता है ना कि हिमालय में नमक है, वहाँ सॉल्ट का एक्सट्रैक्शन होता है। तो कई सारी नदियाँ जो बहती हैं उन इलाकों से, वो अपने साथ ये सॉल्ट कंटेंट को घुला करके लेके आती हैं। इन नदियों का सेडिमेंट जब जा करके समुद्र में गिरता है, इन नदियों का पानी जाकर समुद्र में मिलता है, तो सॉल्ट भी जा करके इन नदी के साथ समुद्र में मिलता है। आपको पता है कि मिड ओशनिक रिज के पास वोल्केनिज्म होता है, ज्वालामुखी फटता है नीचे, प्लेट का कंस्ट्रक्शन होता है नीचे। तो जब ज्वालामुखी फटता है तो कई सारे सॉल्ट, खास करके सल्फर सॉल्ट, खास करके सल्फर सॉल्ट आते हैं ज़मीन से बाहर। तभी देखा था हमने कि Mg, मैग्नीशियम वाला MgSO4, CaSO4, ये ढेर सारे थे कि नहीं थे? सल्फेट जो थे हमारे पास ढेर सारे थे ओशन में। देखो यहाँ पर CaSO4, MgSO4 कहाँ से आया? ज्वालामुखी जब नीचे फटता है ना, तो जो हमारा सल्फर है वो ज़्यादा निकलता है वहाँ से। केमिकल रिएक्शन बिटवीन रॉक्स ऑफ जियोथर्मल वेंट ऑफ वोल्केनो एंड कोल्ड वाटर। कई बार होता क्या है कि जो अंदरूनी इलाका होता है हमारे ओशन का, वहाँ से जो पानी होता है वो इंटरेक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन करता है और सॉल्ट रिलीज करता है। ओशियन के रॉक का इरोजन होने से सॉल्ट रिलीज करता है। कभी कभी ओशियन का वेव आ करके बीच के चट्टानों को इरोड करता है, वेदर करता है और उसको घुला करके ले जाता है। ठीक है, उसको घुला करके ले जाता है, सॉल्ट कंटेंट आपके पानी में ऐड होता है। अब ये सॉल्ट ओशन वाटर से रिमूव कैसे होता है? एक तो गांधी जी ने रिमूव किया था सॉल्ट सत्याग्रह करके ठीक है ना। दूसरा टाटा वाले रिमूव करते हैं देश का नमक बना करके। कई सारे और चीज़ें होती हैं। फिजिकल रिमूवल, वेव ब्रेक द बीचेस, वेव ब्रेक एंड बीचेस। जो वेव हैं वो अपने साथ नमक घुला करके लाती हैं, बीच पर फैला देती हैं, सॉल्ट स्प्रे। बायोलॉजिकल रिमूवल, मछली जो समुद्री मछली है उसमें भी तो सॉल्ट कंटेंट है। अब वो मछली आपने खा लिया तो समुद्र का नमक एक तरह से आपने खा लिया ना उस मछली के ज़रिए। तो जो मैरीन लाइफ है ये, इनको जब हम लोग बाहर निकालते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो सब सॉल्ट उसको हम लोग निकाल रहे हैं एक तरह से। उनकी जो हड्डियां बनी होती हैं कैल्शियम की, वो उसी कैल्शियम से मिलकर बना होता है जो वहाँ पर होता है सॉल्ट में। अब सैलिनिटी कैसे वेरी करता है? सैलिनिटी वेरी कैसे करता है? देखो, सैलिनिटी घटेगा कब? सैलिनिटी घटता तब है जब बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, या जब बर्फ़ पड़ती है पोलर रीजन में। यहाँ पर फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है, फ्रेश वाटर एडिशन। रिवर रन ऑफ, जो नदी है वो जब आकर के मिल रहा है समुद्र से, तो ये फ्रेश वाटर आकर मिल रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी फ्रेश वाटर आकर के नदी के ज़रिए समुद्र में मिल रहा है। जो ग्राउंड वाटर है जब वो ओशियन में फ्लो होता है तब भी मिलता है। तो ये तो 3 हो गया। दूसरा है आइस का मेल्ट होना। जब बर्फ पिघलता है पोलर रीजन में तो फ्रेश वाटर जाकर के ओशियन में मिलता है, तो सैलिनिटी कम होती है। तो ये 4 रीजन हैं, 1 2 3 4। ये 4 रीज़न हैं जिस कारण से हमारे ओशियन में सैलिनिटी कम होती है। बढ़ती कैसे है सर? जब समुद्र के पानी का इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, तो पानी का कंटेंट सरफेस से कम हो जाता है, सॉल्ट बचा रह जाता है। जब पानी जमता है, तो पानी जब जमता है तो सॉल्ट तो नीचे रह गया जमा हुआ और पानी जम के बर्फ़ बन गया।
ये दो मेन कारण हैं जिस कारण से सैलिनिटी बढ़ती है। क्या होता है? सैलिनिटी बढ़ती है। तो इस तरह से हमारे समुद्र में सैलिनिटी का वेरिएशन होता है। अब आगे देखो, जो हमारे ओशियन वाटर का स्टैंडर्ड सैलिनिटी है वो 35.5 ppt है। सब ये मतलब यहाँ पर अटलांटिक में, डेड सी में 350, लेक वैन में 400, लेक उरीमा काफ़ी ज़्यादा ये सैलिनिटी वाले ये सब वाटर बॉडी हैं। जिस वाटर बॉडी की सैलिनिटी बहुत ही ज़्यादा होती है उसके पानी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर इंसान तैर सकता है, डूबेंगे ही नहीं आप। क्यों? क्योंकि जो पानी है नीचे का वो ज़्यादा डेंस है हमारे बॉडी से, इसी कारण से हम लोग उसमें नहीं डूब सकते। ठीक है, अगला देखो, ये सैलिनिटी वेरी कैसे करता है आप ये समझिए। सैलिनिटी वेरी करता है आप जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, आप जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो सैलिनिटी घटेगी। इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर सैलिनिटी घटती है। ठीक है, जिस तरह से टेम्परेचर इक्वेटर पर मैक्सिमम नहीं था उसी तरह से जो सैलिनिटी है वो भी इक्वेटर पर मैक्सिमम नहीं है। कहाँ पर है? ट्रॉपिक पर मैक्सिमम है। और कारण सेम है, यहाँ पर भी हाई रेनफॉल और क्लाउड कवर, वहाँ पर भी हाई रेनफॉल और क्लाउड कवर था। यही था ना कारण कि आखिर क्या कारण है कि मैक्सिमम टेम्परेचर इक्वेटर पर नहीं है, ऊपर ट्रॉपिक पर है। ठीक है, तो ये हो गया सैलिनिटी का पैटर्न कैसे वैरी करता है। हाई सैलिनिटी कहाँ पर मिलती है हमको? ट्रॉपिक्स पर मिलती है। देखो अब ध्यान से, जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो ज़्यादा गर्म है। क्यों सर? क्योंकि वहाँ पर ज़मीन ज़्यादा है, वहाँ पर एवोपोरेशन ज़्यादा होगा और इसी कारण से वहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब साउदर्न पैसिफिक में आ जाओ, नीचे जो पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर है ना, वहाँ पर जो वेस्टरलाई है वो बहुत ही तेज़ गति से चलता है, इसलिए उसका नाम रखते हैं हम लोग रोरिंग 40, फ्यूरियस 50, स्ट्राइकिंग 60, स्क्रीमिंग 70। ये बहुत ही तेज़ गति से चलने वाले विंड हैं जो इवेपोरेशन को बढ़ावा देते हैं और इसी कारण से वहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होती है। आप ध्यान सुनिएगा, आपके घर में कपड़े ज़्यादा जल्दी कब सूखते हैं? जब हवा चल रही होती है। हवा जब चल रही होती है ना, तो जो ह्यूमिड एयर है उसको हटा करके आगे ले चला जाता है। मतलब जिस हवा में आर्द्रता ज़्यादा होती है उसको हवा उठा करके ले चला जाता है और आपका कपड़ा जल्दी सूखता है। ठीक है, अब लोकल वेरिएशन देखिए, जो हमारा वार्म ओशियन करंट है वहाँ पर एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, कोल्ड करंट के कारण अपवेलिंग होगी वहाँ पर। ठीक है ना, और जो कूलर वाटर है वो गहराई से सरफेस पर आएगी और वहाँ पर सैलिनिटी कम होगी। मतलब बता रहा है कि ओशन करंट की वजह से सैलिनिटी किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से बदलता है। इनक्लोज्ड सी, अगर वो घिरा हुआ वाटर बॉडी लो लैटिट्यूड पर रहे, मतलब कि अगर वो ट्रॉपिक पर रहे तो वो गर्म होगा ज़्यादा और वहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, ये ट्रॉपिक में हैं, क्लोज्ड हैं, ज़्यादा गर्म है, इसी कारण से वहाँ का सैलिनिटी ज़्यादा होगा। अगर यही वाटर बॉडी हाई लैटिट्यूड पर हो तो ठंडा होगा और सैलिनिटी उसकी कम होगी, जैसे कि बाल्टिक सी। ये मेन कारण है। जब हम लोग टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे तो बताया था ना कि अगर क्लोज्ड वाटर बॉडी इक्वेटर पर हो तो ज़्यादा गर्म होता है, यही क्लोज्ड वाटर बॉडी अगर ऊपर टेम्परेट वाले में हो तो ज़्यादा ठंडा होता है। अब गर्म है तो ज़्यादा सलाइन है, मोर सलाइन, ये कम सलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कम सलाइन हो जाएगा।
अब आ जाओ इनफ्लो ऑफ लार्ज रिवर। जिन वाटर बॉडी में लार्ज रिवर मतलब बड़ी नदियाँ आकर के मिलती हैं उनका सैलिनिटी कम होता है। जैसे कि बे ऑफ बंगाल का जो सैलिनिटी है वो कम है अरेबियन सी के मुकाबले। ले दे के वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो हैं वही ना गिरती हैं जाकर के अरेबियन सी में, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन पूरा जगह गिरता है। इधर महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा सब यहाँ पर आकर के गिरता है, इसी कारण से इसकी सैलिनिटी कम होती है। ठीक उसी तरह पे वहाँ पे जाना जो अटलांटिक है साउथ अमेरिका के ऊपर जो किनारे वाला जहाँ से आपका अमेजन नदी गिरता है, वहाँ पर भी सैलिनिटी ज़्यादा होती है, सॉरी कम होती है सैलिनिटी, क्योंकि वहाँ पर जो फ्रेश वाटर है वो आकर मिल रहा है। ठीक है ना। चलिए ये बातें हो गई। अगला है ग्लेशियर। जहाँ पर ग्लेशियर होगा वहाँ पर फ्रेश वाटर आकर के मिलेगा और ये फ्रेश वाटर सैलिनिटी कम कर देगा। फॉर एग्जांपल बाल्टिक सी ग्लेशियर से पानी रिसीव करता है, इसी कारण से वहाँ की सैलिनिटी कम होती है। ठीक है। एक बात और, जो आपका वर्टिकल पैटर्न है सैलिनिटी का वो ज़्यादा रेगुलर नहीं है। बस बात ये कह सकते हैं मोटा मोटी कि जो सैलिनिटी है वो डिक्रीज़ करती है डेप्थ इंक्रीज़ करने के साथ। जो यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये हमें एक बल्ज दिखाई देता है, इसके बाद ठीक है, मतलब कि आपका गहराई बढ़ने के साथ साथ जो सैलिनिटी होती है वो घटती है। यहाँ पर जो सैलिनिटी है वो पहले घट रहा है फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमको नॉन यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है। तो ये वर्टिकल पैटर्न है सैलिनिटी का। तो दोस्तों ये थी बातें हमारी आज की, जहाँ पर हमने जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पढ़ा, जो सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमने पढ़ा। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोरल रीफ के बारे में और हम लोग ढेर सारे सवाल करेंगे। ज्योग्राफी के काफ़ी सारे टॉपिक हमको अपने सवाल से सॉल्व करने हैं, कंप्लीट करने हैं। आपको एमसीक्यू ढेर सारे मिलेंगे। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।